नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से रिश्ता बनाया है जो शुरुआत में आपको बहुत ही स्पेशल और वैल्यूड महसूस कराता है? वो आपको इतना प्यार दिखाता है कि लगता है शायद यही सच्चा रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी खोने लगती है। वो इंसान आपके हर इमोशन को कंट्रोल करने लगता है, आपकी हर बात को मैनिपुलेट करके आपको ही विलन बना देता है। शब्दों से, नज़रों से और कभी कभी खामोशी से वो आपके अंदर सेल्फ डाउट भर देता है। और जब आप पूरी तरह इमोशनली टूट जाते हैं तो वो इंसान आपको छोड़ देता है, जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। यही होता है एक नार्सिसिस्ट का पैटर्न, और इसी अंधेरे को हम आज समझने वाले हैं। इस साइकोलॉजिकल भूल भुलैया को उजागर करेंगे सिर्फ यहीं अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम उन सच्चाइयों की बात करते हैं जो अक्सर दिल में दबा दी जाती हैं। जब हम नार्सिस्टिक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो खुद को बाकी सभी से बेहतर समझता है, जिसे हर समय प्रशंसा चाहिए और जो हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है। लेकिन नार्सिसिज्म सिर्फ आत्म प्रेम नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके आसपास के हर इंसान पर पड़ता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मिथोलॉजी से हुई है। नार्सिसस नाम का एक युवक अपनी ही रिफ्लेक्शन पर इतना मोहित हो गया कि अंततः उसने अपनी जान गंवा दी। आज की साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखा जाता है। हर इंसान में थोड़ी बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकती हैं, जैसे कभी कभी अटेंशन सीकिंग करना या अपने अचीवमेंट्स को बार बार दिखाना। लेकिन जब ये ट्रेट्स इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इंसान एम्पैथी खो दे और उसे बस एडमिरेशन और वैलिडेशन की ज़रूरत हो, तब इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एनपीडी वाले लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और इंटेलिजेंट लग सकते हैं, लेकिन भीतर से वे इमोशनली हॉलो होते हैं। वे दूसरों के पेन और इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए हर रिश्ता एक टूल होता है अपने ईगो को बूस्ट करने का। नार्सिसिस्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट जो ज़्यादा बोलते हैं, अटेंशन चाहते हैं और दिखावा करते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो शांत होते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और खुद को विक्टिम दिखाते हैं। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं, जैसे टॉक्सिक अब्यूज़ या इमोशनल डिस्ट्रक्शन। आज की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया ने नार्सिसिज्म को और बढ़ावा दिया है। लाइक्स, फॉलोअर्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते भागते हम इमोशनल कनेक्शन और रियल एम्पैथी को खोते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, हर बात में खुद को सुपीरियर दिखाता है, और जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते तो वह आपको गिल्ट या शेम महसूस कराता है, तो हो सकता है आप एक नार्सिसिस्ट के ट्रैप में हो। नार्सिसिज्म सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके पीछे एक टूटा हुआ, डरा हुआ और असुरक्षित इंसान छिपा होता है। नार्सिसिस्ट का बाहरी व्यक्तित्व अक्सर एक इल्यूजन होता है, एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क जो उन्हें पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखाता है। लेकिन इस नकाब के पीछे छुपी होती है एक गहरी इनसिक्योरिटी और इमोशनल एम्प्टीनेस। वे जितना ज़्यादा खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, असल में उतना ही अंदर से टूटे हुए होते हैं। एक नार्सिसिस्ट की थिंकिंग हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होती है। उन्हें लगता है कि उनकी नीड्स सबसे ज़रूरी हैं और बाकी सब लोग सिर्फ उनकी स्टोरी के साइड कैरेक्टर्स हैं। उनकी मोटिवेशन ड्रिवन होती है 3 चीज़ों से। 1, कंट्रोल। उन्हें सिचुएशंस और लोगों पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए। अगर कोई उनके हिसाब से रिएक्ट नहीं करता तो वो पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं या इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं। 2, वैलिडेशन। नार्सिसिस्ट को कांस्टेंट प्रेज चाहिए। अगर उन्हें एडमिरेशन ना मिले तो वो इरिटेट हो जाते हैं या फिर खुद को विक्टिम दिखाने लगते हैं। 3, मैनिपुलेशन। वो दूसरों के इमोशंस का यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सकें। गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट उनकी कॉमन टैक्टिक्स होती हैं। अब सवाल उठता है, नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डीप इनसाइड वो खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसकी सेल्फ वर्थ सिर्फ एक्सटर्नल अप्रूवल पर टिकी होती है। इसलिए जब भी कोई उनके फ्लॉज को दिखाने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, कभी ब्लेमिंग, कभी रेज और कभी कंप्लीट विथड्रॉवल के जरिए। एक नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन यही होती है।
वो बाहर से ग्रैंड दिखना चाहता है, ग्रैंडियोसिटी, लेकिन अंदर से वो खुद से डरता है, सेल्फ लोदिंग और एम्प्टीनेस। उनके लिए रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल होते हैं। जब तक आप उन्हें एडमिरेशन, सपोर्ट या इमोशनल एनर्जी देते रहते हैं, तब तक आप वैल्यूएबल हैं। लेकिन जैसे ही आप बाउंड्रीज सेट करते हैं या उनकी मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, वो कोल्ड, डिस्टेंट और कभी कभी विंडिक्टिव भी हो सकते हैं। यही रीज़न है कि नार्सिसिस्ट्स रेयरली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी हर गलती को जस्टिफाई करते हैं या फिर उसे दूसरों पर डाल देते हैं। उनके लिए एम्पैथी एक वीकनेस है, क्योंकि वो इमोशंस को वल्नरेबिलिटी की तरह देखते हैं और वल्नरेबिलिटी उनके ईगो को थ्रेट देती है। इसलिए जब आप एक नार्सिसिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ उनके वर्ड्स पर नहीं, बल्कि उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स पर ध्यान देना होता है। किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता शुरुआत में एक ड्रीम की तरह लगता है। वो अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स और चार्म से आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जहां नार्सिसिस्ट आपको आइडियलाइज करता है, आपकी हर बात पर तारीफ करता है और आपको एक इमोशनल हाई पर पहुंचा देता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है उनका रियल गेम। जैसे ही नार्सिसिस्ट को लगता है कि आपने उन पर भरोसा कर लिया, वो अपना दूसरा चेहरा दिखाना शुरू करते हैं। अब आपकी हर बात पर क्रिटिकल कमेंट्स आने लगते हैं, आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर किया जाने लगता है और हर चीज में आपकी गलती निकाली जाती है। इस स्टेज को कहते हैं डिवैल्यूएशन, जहां नार्सिसिस्ट आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करता है। और फिर आता है सबसे पेनफुल फेज, डिस्कार्ड। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप अब उन्हें उतना वैलिडेशन नहीं दे रहे या आपने उनके मैनिपुलेशन को पहचान लिया है, तो वो आपको इमोशनली कोल्ड ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं या कभी कभी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाते हैं। इस पूरे टॉक्सिक साइकिल का मकसद एक ही होता है, कंट्रोल। वो चाहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली उनके स्टैंडर्ड्स पर चलें, उनकी अप्रूवल के लिए तरसें, और जब आप अपना सेल्फ वर्थ खोने लगे तब भी उन्हें आइडियल समझते रहें। नार्सिसिस्ट्स रिलेशनशिप्स को नर्चरिंग नहीं बल्कि ड्रेनिंग बना देते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे इरेज करते हैं ताकि आप पूरी तरह उनकी इमोशनल सप्लाई बन जाएं, एक ऐसा सोर्स जिससे वो अपना ईगो फ्यूल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जब आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो वापस आकर फिर से वही लव बॉम्बिंग चालू कर सकते हैं ताकि आप फिर से ट्रैप में आ जाएं। इसीलिए नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, जहां हाइज इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं और लोज सोल क्रशिंग। नार्सिसिस्ट्स सिर्फ दिखावे में चार्मिंग नहीं होते, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो जानते हैं कब क्या बोलना है, कैसे आपके इनसिक्योरिटीज को वैलिडेट करना है और कैसे आपके अंदर की सबसे छुपी हुई डिजायर्स तक पहुंचना है। लेकिन सवाल ये है, इतने टॉक्सिक होने के बावजूद लोग इनसे अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जवाब छुपा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हम सभी में एक डीप क्रेविंग होती है, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और इमोशनल सेफ्टी की। नार्सिसिस्ट इन डिजायर्स को शुरुआत में पूरा करता है। वो आपकी हर बात को समझता है, आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है और आपको एक ऐसा कनेक्शन फील कराता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं महसूस किया। असल में नार्सिसिस्ट आपकी इमोशनल ब्लूप्रिंट को पढ़ लेता है। उसे पता होता है कि कौन सी बातें आपको अफेक्ट करेंगी और कैसे आपको अपने साइकोलॉजिकल लूप में लाया जाए। लेकिन ये अट्रैक्शन अक्सर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन या लो सेल्फ वर्थ से गुजरे होते हैं। जब किसी इंसान ने हमेशा कंडीशनल लव अनुभव की होती है, तो नार्सिसिस्ट का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर उसे फेमिलियर लगने लगता है। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, जहां पेन और लव एक डेंजरस मिक्स बन जाता है। विक्टिम को लगता है कि ये टेम्पोरेरी फेज है और वो नार्सिसिस्ट को फिक्स कर सकता है, या फिर वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि शायद गलती मेरी ही है। यही लूप नार्सिसिस्ट को पावर देता है। और नार्सिसिस्ट्स रेयरली गो फॉर वीक पीपल। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एम्पैथेटिक, स्ट्रॉन्ग और गिविंग होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यही लोग बार बार उन्हें सेकंड चांसेस देंगे। इसके अलावा नार्सिसिस्ट्स अक्सर विक्टिम बनने का भी ड्रामा करते हैं।
वो बताते हैं कि उनके साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है और वो सिर्फ लव और ट्रस्ट चाहते हैं। इससे सामने वाला एम्पैथ उन्हें हील करना चाहता है और यहीं से शुरू होता है इमोशनल एंटेंगलमेंट। लोग नार्सिसिस्ट्स के ट्रैप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो नार्सिसिस्ट के इल्यूजन को सच समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिस इंसान से प्यार कर रहे हैं वो असली है, जबकि वो सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड फॉल्स सेल्फ होता है। ये सवाल अक्सर विक्टिम्स के माइंड में घूमता रहता है, क्या नार्सिसिस्ट कभी किसी से सच्चा प्यार कर सकता है? शुरुआत में नार्सिसिस्ट का प्यार इंटेंस और ओवरवेलमिंग लगता है। वो हर मोमेंट को मैजिकल बना देता है, हर बात पर केयर और अटेंशन देता है, जैसे आप उसकी दुनिया का सेंटर हो। लेकिन ट्रू लव और नार्सिसिस्टिक अटैचमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ट्रू लव का बेस होता है एम्पैथी, सैक्रिफाइस और कंसिस्टेंसी, जबकि नार्सिसिस्टिक लव का बेस होता है कंट्रोल, डिपेंडेंसी और ईगो ग्रेटिफिकेशन। नार्सिसिस्ट किसी को इसलिए लव नहीं करता क्योंकि वो उसे चाहता है, वो इसलिए लव करता है क्योंकि उसे उस इंसान की ज़रूरत होती है अपने खालीपन को भरने के लिए। एक नार्सिसिस्ट की लव डेफिनेशन होती है, व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम दिस पर्सन इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। जैसे ही वो देखता है कि अब उसे उतना सप्लाई नहीं मिल रहा, वो बोर्ड, इरिटेटेड और इवेंचुअली डिस्टेंट हो जाता है। नार्सिसिस्ट के पास एम्पैथी का रियल सेंस नहीं होता। वो आपके इमोशंस को समझने के बजाय उन्हें मैनिपुलेट करता है ताकि कंट्रोल बना रहे और आप इमोशनली डिपेंडेंट रहें। इसलिए जब आप हर्ट होते हैं तो वो सॉरी कहने के बजाय आपको ही ब्लेम कर सकता है, क्योंकि उसके लिए अकाउंटेबिलिटी एक थ्रेट है। अब बात आती है, क्या नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब नार्सिसिस्ट खुद जेन्युइनली महसूस करे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो थेरेपी लेने के लिए ओपन हो। लेकिन नार्सिसिज्म की सबसे डेंजरस क्वालिटी यही है, डिनायल। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसे कोई इश्यू है, और जब इंसान को लगता है कि वो परफेक्ट है तो वो कभी खुद को हील नहीं करता बल्कि औरों को तोड़ता है। नार्सिसिस्ट का लव एक इल्यूजन होता है जो शुरू में इंटॉक्सिकेटिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक मेंटल प्रिजन बन जाता है। वो आपको इमोशनली इन्वेस्ट करवा देता है और फिर आपकी हर वीकनेस को एक वेपन में बदल देता है। इसलिए नार्सिसिस्ट ट्रूली लव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो इमोशनल कैपेसिटी ही नहीं होती जो सेल्फलेस और डीप लव के लिए चाहिए। नार्सिसिज्म एक डिजीज नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर है जिसमें नार्सिसिस्ट हमेशा जीतना चाहता है, चाहे उस जीत की कीमत किसी की सेल्फ वर्थ ही क्यों ना हो। हमने जाना कि नार्सिसिस्ट्स कैसे लव बॉम्बिंग से अपनी गेम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे डिवैल्यूएशन और डिस्कार्ड के जरिए आपकी आइडेंटिटी को इरेज करते हैं। और सबसे खतरनाक हिस्सा ये है, उनका चार्म आपको बार बार डाउट में डालता है। आप सोचते हैं शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट किया, शायद वो भी मुझे प्यार करता है, बस उसे प्रॉब्लम है। मैं अगर थोड़ा और समझदारी से हैंडल करूं तो सब ठीक हो जाएगा। यही लूप नार्सिसिस्ट को पावर देता है और यही लूप आपको अंदर से हॉलो बना देता है। नार्सिसिस्ट्स के साथ रिलेशनशिप एक इल्यूजन होता है, एक केयरफुली स्क्रिप्टेड शो जहां बिगिनिंग में आप हीरो होते हैं लेकिन एंडिंग तक आप विलन बना दिए जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है, हीलिंग नार्सिसिस्ट का काम आपका नहीं है। उनकी डार्कनेस को लाइट से बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपका पहला फर्ज है अपने माइंड, इमोशंस और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। ट्रू लव कभी कंट्रोल नहीं करता, ना ही इमोशनल एग्जॉस्शन में बदलता है। ट्रू लव लिफ्ट्स यू, नॉट ड्राउन्स यू। अगर आप कभी नार्सिसिस्ट के ट्रैप में रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट ह्यूमन। और अब इट्स टाइम टू रिक्लेम योर पावर, योर आइडेंटिटी और सबसे जरूरी योर पीस। यदि आप नार्सिसिस्ट की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं तो आप केवल सर्वाइवर नहीं हैं, यू आर अ रीबिल्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी टूटी हुई पहचान से फिर से स्वयं को आकार दे रहा है। हर इमोशनल वूंड एक निशान छोड़ता है, लेकिन वह निशान आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अवेकनिंग है। अनस्पोकन रेल्म उन कहानियों को स्वर देता है जो भीतर कहीं दबा दी जाती हैं। यदि यह वीडियो आपके अंतर्मन को छू गया हो
तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस समय नार्सिसिस्टिक पेन से गुजर रहा हो, क्योंकि कई बार एक वीडियो, एक नया पर्सपेक्टिव किसी की पूरी रियलिटी को बदल सकता है। और यदि आप स्वयं को खोया हुआ अनुभव कर रहे हैं तो याद रखें, हीलिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और आप इस यात्रा पर हैं, हर एक ईमानदार कदम के साथ। अनस्पोकन रेल्म को सब्सक्राइब करें, जहां हम उन इमोशंस की बात करते हैं जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। अगली बार तक स्टे अवेयर, स्टे ग्राउंडेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे यू।